तो कहानी पहुंच चुकी है प्लेयर एडमिशन टेस्ट पर और जजों के दिमाग का दही हो चुका है। पूरा दिन कैंडिडेट्स को देखते देखते निकल गया, लेकिन एक भी बंदा पास नहीं हुआ। तभी एंट्री होती है एप्लीकेंट नंबर 75 की, और उसे देखते ही एक एग्जामिनर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाई ये बंदा एक बिगिनर एग्जाम में भाला, धनुष, तीरों से भरा तरकश, थ्रोइंग नाइव्स, खंजर और तलवार, मतलब पूरी दुकान ही उठाकर ले आया था। जज पूछता है कि क्या वो तैयार है, और उस बड़े से खाली अरीना के बीचों बीच खड़ा वो छोटा सा साया बस इंतजार कर रहा होता है। वो बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपना सिर हिला देता है। टेस्ट शुरू होता है और उसके चारों तरफ अचानक 20 गॉब्लिन्स प्रकट हो जाते हैं। वो बड़े आराम से उन्हें गिनता है और सोचता है कि पास से देखने में ये काफी असली लग रहे हैं। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि असली वालों की चाहे कितनी भी अच्छी नकल कर लो, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। गॉब्लिन्स चीखते हुए हर तरफ से उस पर टूट पड़ते हैं। उसने अपनी स्पीयर को बस एक बार घुमाया और पहली लहर के परखच्चे हवा में ही उड़ गए। इससे पहले कि गॉब्लिन्स को समझ आता कि उन्हें किसने मारा, वे नीले क्यूब्स में बदलकर गायब हो गए। इन मॉन्स्टर्स की हिम्मत बस उतनी ही देर टिकी जितनी देर मेरी एक्स के साथ रिश्ता टिका था। उसके एक स्विंग ने पूरे ग्रुप को बॉलिंग पिन्स की तरह हवा में उछाल दिया। पीछे मुड़कर देखे बिना उसका हाथ पहले से ही थ्रोइंग नाइफ्स पर था। एक रेड फ्लैश के साथ चाकुओं ने उसका हाथ छोड़ा और हर एक गॉब्लिन जमीन पर दफन हो गया। बचे हुए गॉब्लिन्स ने अपने फंसे हुए साथियों को देखा और तुरंत उल्टे पैर भागने लगे, लेकिन वो पहले ही धनुष तान चुका था। उसने कहा कि भागने का कोई फायदा नहीं है। एक गॉब्लिन अभी मुड़ भी नहीं पाया था कि तीर उसके चेहरे को चीरता हुआ निकल गया। और उसकी तीरंदाजी इतनी परफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसे सिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि मशहूर मार्क्समैन गिलबर्ट ग्रिम था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो लेजेंड खुद उसके जरिए तीर चला रहा हो। अब आखिरी बचे हुए गॉब्लिन्स ने अपने दांत भींचे। अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। तो ये बंदा बड़े आराम से धनुष को वापस रखता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। ब्लेड जमीन से रगड़ता हुआ चलता है और चिंगारियां निकलने लगती हैं। वे उसे हर तरफ से घेर कर एक साथ कूदते हैं और वो इसी मौके का इंतजार में था। तलवार के हैंडल पर उसकी ग्रिप मजबूत होती है। बस एक स्विंग और हवा में ही उसके आसपास की हर चीज कटकर साफ हो जाती है और फिर वो एकदम स्टैचू बन जाता है। उसे एहसास होता है कि एक नौसिखिए के एग्जाम के हिसाब से उसने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी है। एड्रेनलिन का नशा उतरता है और ब्रो के पैर कांपने लगते हैं। वो सोचता है कि उसे सच में इस बॉडी को फिर से फिट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऊपर बैठे जज बस फुसफुसा रहे थे। गजब। एग्जामिनर अपना कप नीचे रखता है और कहता है कि वे एक फैसले पर पहुंच चुके हैं। एप्लीकेंट नंबर 75 सीओ जून हो वो पास हो चुका है, जबकि पूरा कमरा अभी तक यही समझने में लगा था कि उन्होंने अभी अभी देखा क्या है। हर एक जज का बस यही सवाल था, आखिर ये बंदा है कौन? इसका जवाब जानने के लिए हमें पूरे 25 साल पीछे जाना होगा। इंसानियत का आखिरी डंजन और उसके अंत में खड़ी है फ्रॉस्ट क्वीन, वही मॉन्स्टर जिसने चुटकी बजाकर पूरे पैसिफिक ओशन को बर्फ का गोला बना दिया था। वो हमारे हीरो के मुंह पर हंसते हुए पूछती है कि अपनी पूरी टीम को मरने के लिए छोड़कर अकेले यहां तक पहुंचकर कैसा लग रहा है। वो ज्ञान बांटने लगती है कि तुम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भाई बीच में ही उसकी बात काट देता है, मानो कह रहा हो बॉस फालतू बकवास का टाइम नहीं है। रानी साहिबा तुरंत प्योर आइस की एक विशाल तलवार तैयार करती हैं और लड़का भी कड़क जवाब देता है, तुझे मारकर इस बुरे सपने को यहीं खत्म करूंगा। दोनों हवा में टकराते हैं और सीधे गोकू वाली स्पीड में वार बदलने लगते हैं। वो अपने हाथ में आइस मैजिक जमा करके बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करती है। लौंडा बाल बाल बचता है और फिर आखिरी टक्कर में एक ब्लैक फ्लैश उस नीली रोशनी को चीरता हुआ निकल जाता है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा। फ्रॉस्ट क्वीन घुटनों पर है और हमारा हीरो उसके पीछे टर होकर खड़ा है। वो मरते मरते कहती है कि मजा आया, जिस पर लड़के का सीधा जवाब था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। वो काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही रानी चमकना शुरू होती है वैसे ही खेल पलट जाता है। हीरो की अपनी बॉडी फ्रीज होने लगती है, बर्फ उसके हाथों, गर्दन और चेहरे पर रेंगने लगती है और तभी एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि वो फ्रॉस्ट क्वीन का कोर एब्जॉर्ब कर रहा है और जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता वो हाइबरनेशन में रहेगा। 25 सालों के लिए ये उसका आखिरी सीन था। अब कहानी को थोड़ा पीछे खींचते हैं। इस फाइट से ठीक 76 घंटे पहले 5 हीरोज उसी डंजन के सामने खड़े हैं। दिक्कत यह है कि उन सीढ़ियों से ऊपर सिर्फ कोई एक ही जा सकता है। टैटू वाला तगड़ा भाई गुस्से में बर्फ की दीवार पर घूंसे मार रहा है, क्योंकि किसी एक को चुनना बाकी सबको मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। वहीं काउबॉय अपनी हैट झुकाकर मानता है कि सिचुएशन खराब है, पर दिल से सब जानते हैं कि ऊपर किसे जाना चाहिए। वो तगड़ा भाई भी मान जाता है कि सच में स्पेक्टर जैसा कोई दूसरा नहीं है। लड़की भी उसकी बात का समर्थन करती है और देखते ही देखते 4 लोग अपनी जिंदगी की डोर एक अकेले इंसान के हाथ में सौंप देते हैं। पूरा स्क्वाड उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि उन्हें पता है कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। हीरो मन ही मन बुदबुदाता है कि बहुत कम लोग ही होंगे जो उसे अपना दोस्त कहेंगे। इस पर काउबॉय मुस्कुराते हुए कहता है कि वो मौत के मुंह में भी उसके पीछे चलने को तैयार हैं। हीलर भी चमकते चेहरे के साथ कहती है कि ये सब फिजूल नहीं जाएगा। हीरो के मुंह से बस एक धीमा तुम लोग निकलता है और फिर वो सॉरी बोलकर उन सीढ़ियों पर अकेला आगे बढ़ जाता है। अब सीधे 25 साल आगे चलते हैं। साल 2024 है और हम एक म्यूजियम के एग्जीबिशन में है, जहां उन मॉन्स्टर्स को दिखाया जा रहा है जिन्हें इंसानियत आज तक हरा नहीं पाई। वहां की प्रेजेंटर समझा रही है कि कैसे एक शख्स ने फ्रॉस्ट क्वीन की चुटकी बजाते ही पूरे पैसिफिक को जमा दिया था और कैसे 5 लीजेंड्स उसे रोकने के लिए एंटार्क्टिका पहुंच गए थे। वो पांचों हीरोज वहीं बर्फ में जमे हुए डिस्प्ले पर रखे हैं। तभी एक नर्ड लड़का चिल्लाने लगता है और एग्जिबिट की तरफ उंगली दिखाता है। वो बर्फ की मूर्ति हिली। प्रेजेंटर हंसते हुए टाल देती है कि चेंबर का टेम्परेचर 24 घंटे कंट्रोल रहता है, इन मूर्तियों को कुछ होना इंपॉसिबल है। तभी उसे अपने पीछे कुछ चटकने की आवाज आती है। बर्फ एक जोरदार धमाके के साथ फटती है और टुकड़ों के बीच से एक इंसान बाहर गिरता है। वो कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और तभी एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि एब्जॉर्प्शन आखिरकार 100% पूरा हो गया है। पूरे 25 साल बाद भाई के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो है ठंड, और तभी एक नया नोटिफिकेशन आता है, एक्स रैंक स्किल अनलॉक्ड फ्रॉस्ट। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। लीजेंड जाग चुका है,
25 साल की गहरी बर्फानी नींद के बाद स्पेक्टर वापस आ गया है। इस बीच अपना लेजेंड हॉस्पिटल के बेड पर बैठा है और हेडलाइंस ऐसे स्क्रॉल कर रहा है जैसे किसी दादाजी को पहली बार इंटरनेट मिल गया हो। भाई पूरे 25 साल जो बीत चुके हैं, वो मुट्ठी बंद करने की कोशिश करता है पर उंगलियां तक ठीक से हिल नहीं रही। तभी डॉक्टर्स कुछ खबर लेकर अंदर आते हैं कि प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनसे पर्सनली मिलने आ रहे हैं। जुन्हो को अभी से इस बात से चिढ़ होने लगती है, अगर कोई अनजान बंदा हुआ तो वो उसे सीधे लात मारकर बाहर भेज देगा। लेकिन डॉक्टर बताता है कि वो शख्स स्पेक्टर से अक्सर बात किया करता था, एक करीबी दोस्त था, और जैसे ही वो आदमी सामने आता है भाई उसे तुरंत पहचान लेता है। वो और कोई नहीं, शिम डुकाल है। और ठीक वैसे ही जैसा उसने 25 साल पहले प्रेडिक्ट किया था, लौंडा पूरी तरह गंजा हो चुका है। 25 साल लंबे रीयूनियन के बाद भाई के मुंह से जो पहला डायलॉग निकलता है वो इसी पर था। शिम बुरी तरह भड़क जाता है कि मैं भी कितना बेवकूफ था जो एक इमोशनल मोमेंट की उम्मीद कर रहा था। खैर जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, जुन्हो असली मुद्दे पर आता है और पूछता है कि जब जंग खत्म हो चुकी है तो सब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। तब शिम असली सीन समझाता है। जिस दिन उन्होंने फ्रॉस्ट क्वीन को मारा था, पूरी दुनिया ने सिर्फ 1 मिनट के लिए जश्न मनाया था, क्योंकि तुरंत बाद एक नया सिस्टम मैसेज आ गया। पैसिफिक ओशन में एक डिमेंशनल एलिवेटर दिखाई दिया और गेम का सेकंड फ्लोर खुल गया। टोटल 10 फ्लोर्स हैं। उसकी टीम को सिर्फ पहला फ्लोर क्लियर करने में 5 साल लग गए थे। इस हिसाब से 25 साल बाद इंसानियत को कम से कम 7वें फ्लोर पर होना चाहिए था, है ना। लेकिन शिम को सच बोलने में भी शर्म आ रही है। 25 सालों में इंसानियत सिर्फ 1 फ्लोर आगे बढ़ी है। ये सुनते ही भाई बेड से गिरते गिरते बचता है। 25 साल में सिर्फ 1 फ्लोर, लेकिन इसकी एक तगड़ी वजह है। तीसरा फ्लोर लावा का समंदर है और उसे ठंडा करने का इकलौता तरीका एक वेदी है, जिसके लिए फ्रॉस्ट क्वीन के कोर की जरूरत है। वो लोग दशकों तक उस घोंसले में कोर ढूंढते रहे पर कभी नहीं मिला। ये सुनकर जुन्हो बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो कोर कहां है। वो तो उसे डकार चुका है, वो इस वक्त उसी के अंदर है। इसलिए वो बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर उन्हें उस गलती के लिए माफ कर देता है जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। बाद में वो चुपके से उसी हिस्ट्री म्यूजियम में जाता है और वहां उसके चारों दोस्त किसी ट्रॉफी की तरह बर्फ में जमे हुए दिखते हैं। वो वहीं बैठ जाता है, लेट होने के लिए उनसे माफी मांगता है और कहता है कि चलो साथ में एक ड्रिंक पीते हैं। पर जैसे ही वो उस बर्फ को छूता है, एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है। स्किल फ्रॉस्ट एक्स इन्हें इस बर्फीली कैद से आजाद कर सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई का मैजिक स्टैट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए सील रिमूवल फेल हो जाता है। दरअसल इतनी लंबी नींद के बाद उसके सारे स्टैट्स गिरकर वापस लेवल 1 पर आ चुके हैं। पर रास्ता साफ है, एलिवेटर का हर एक फ्लोर क्लियर करने पर स्टैट्स में परमानेंट बूस्ट मिलेगा। यानी प्लान बिल्कुल सिंपल है, टावर पर चढ़ो, मैजिक बढ़ाओ, बर्फ पिघलाओ और अपने दोस्तों को घर वापस लाओ। वो शिम को बताता है कि वो फिर से एक प्लेयर बनने जा रहा है। शिम को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। दुनिया में आतंक मचाने वाले क्रिमिनल प्लेयर्स यानी डीमंस आज भी स्पेक्टर को जान से मारने के लिए पागल हैं। वापस आने का इकलौता सेफ तरीका है एक नई पहचान। चलो ये भी ठीक है, पर एक और पंगा है। आजकल लाइसेंस पाने के लिए पब्लिक एडमिशन टेस्ट पास करना जरूरी है। और अब कहानी घूमकर वापस उसी एग्जाम पर आती है जहां एक लेवल 1 का नौसिखिया दुनिया भर के हथियार लादकर अंदर घुस गया था। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वहां बैठे जजेस को अपनी आंखों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा था। वो किसी बिगिनर का टेस्ट नहीं ले रहे थे, वो इतिहास के सबसे महान प्लेयर को देख रहे थे जो बिल्कुल जीरो से अपनी शुरुआत कर रहा था। और वो जो छोटा सा डेमो उसने दिखाया था ना, वो उस बॉडी के साथ था जो 2 हफ्ते पहले तक ठीक से मुट्ठी भी बंद नहीं कर पा रही थी। शिम डुकाल को समझ आ जाता है कि भाई को एसोसिएशन में रिक्रूट करना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। वो कहता है कि जजेस ने शायद अपना फैसला कर लिया है। साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस है कि उसने मेन कैरेक्टर की प्रोफाइल को लेकर झूठ बोला। अब शिम के आसपास का हर बंदा जूनहो को अपनी टीम में चाहता है। कुछ देर बाद जूनहो सीधे शिम के मुंह पर हंसने लगता है, जिससे शिम को तगड़ी मिर्ची लगती है। अपना हीरो आराम से जंक फूड ठोस रहा है, कोक पी रहा है और मजे से बता रहा है कि ये नॉवल कितना क्रेजी है। शिम भी मन ही मन मानता है कि बात तो सही है। यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया का सबसे फेमस प्लेयर, जिसे पूरी दुनिया पूछती है, हॉस्पिटल से छूटने के सिर्फ 2 दिन बाद ऐसा अल्हड़ बर्ताव कर रहा है। स्पेक्टर सच में एक नंबर का आलसी इंसान है। शिम खुद को समझाता है कि उसे बस थोड़ा और बर्दाश्त करना है, पर तभी एमसी अचानक गालियां बकने लगता है और हैरानी से चिल्लाता है। शिम पूछता है कि भाई ऐसा क्या पढ़ रहा है। जूनहो बताता है कि इस नॉवल का मेन कैरेक्टर एक प्रीस्ट है जो लोगों को हील करने के बजाय सिर्फ लट चलाता है और फाइट करता है। शिम पूछता है कि क्या वो पागल है, और अपना हीरो बड़ी सादगी से मान जाता है कि हाँ वो है। तभी शिम डुकाल उसे शांत होकर बैठने को कहता है, क्योंकि वो सारी चीजें लेकर आया है जो अपने हीरो ने मांगी थी। ये सुनते ही एमसी के कान खड़े हो जाते हैं। पर शिम पूछता है कि उसे इन इनकम्प्लीट गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए थी। वो अपने मौजूदा लेवल के साथ सच में किसी ऐसे गेट में घुसने का प्लान तो नहीं बना रहा ना। जूनहो तपाक से बोलता है, हाँ वरना और क्यों पूछूंगा। ये सुनकर शिम के होश उड़ जाते हैं। वो अच्छे से जानता है कि इसका मतलब क्या है। अगर वो गेट्स आज तक क्लियर नहीं हुए हैं, वो पूछता है कि क्या ये कोई मजाक है, क्या उसे सच में लगा कि वो भूल जाएगा। वो समझाता है कि ये गेट्स ऐसे मॉन्स्टर्स और ट्रैप से भरे होते हैं जो किसी भी इंसान पर हमला कर देते हैं। कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि प्लेयर्स की डेड बॉडी तक नसीब नहीं होती। ये वो गेट्स हैं जो कभी बंद ही नहीं हो पाए, जिन्हें इनकम्प्लीट गेट्स कहा जाता है। अपना हीरो कहता है कि यही इकलौते ऐसे गेट्स हैं जिनमें बिगिनर्स जा सकते हैं, लेकिन यही बात इन्हें और बदतर बनाती है। हाई लेवल प्लेयर्स अंदर जा नहीं सकते और नौसिखिए रिवॉर्ड्स के लालच में पीछा करते हुए वहां जाकर अपनी जान गवा बैठते हैं। एमसी की बॉडी की जो अभी हालत है, उस हिसाब से ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। और एमसी पूछता है कि शिम को इतनी चिंता किस बात की है, क्या वो उसे जानता नहीं है। वैसे भी ये इनकम्प्लीट गेट्स एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होंगे। शिम मानता है कि बात तो सच है, पर वो फिर भी अपने एक दोस्त को इतनी खतरनाक जगह पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जूनहो एक सेकंड के लिए सीरियस होता है और फिर ये कहते हुए पूरे इमोशनल माहौल का कचरा कर देता है, मुझे पता है कि एक भावुक सीन होना चाहिए था, पर मैं तो फिर भी जा रहा हूं क्योंकि वहां फायदा बहुत तगड़ा है। शिम पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो वो समझाता है कि वक्त के साथ गेट के रिवॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं। जो गेट सालों से क्लियर नहीं हुआ, वो भारी मात्रा में EXP यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगा। शिम पूछता है कि क्या उसने ठीक सुना, इस पूरे ड्रामे की वजह सिर्फ जल्दी लेवल अप करना है। हीरो बिल्कुल सीधे उसके मुंह पर कहता है, हाँ। शिम पूछता है कि क्या वो पहले ही भूल गया कि वो एक बार मर चुका है, वो कोई सेफ रास्ता क्यों नहीं चुन सकता। जूनहो कहता है कि उसके दोस्त इस वक्त उसका इंतजार कर रहे हैं और अगर वो उसकी जगह होते तो वो भी यही करते। शिम कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबसे खतरनाक ऑप्शन ही चुन ले, पर एमसी कहता है कि सिर्फ यही इकलौती वजह नहीं है। अब जब वो एक प्लेयर के रूप में वापस आ चुका है तो देर सबेर उसका सामना डीमन से होगा ही, और वक्त उसके पास बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा होगा तो उसे उनसे लड़ने के लिए काफी मजबूत होना पड़ेगा। शिम डुकाल मानता है कि उसने इस हद तक सोचा ही नहीं था।
वो कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि भाई पर इतना ज्यादा प्रेशर है। जूनहो इसे प्रेशर नहीं मानता और जाहिर है वो ये बात मेंशन भी नहीं करता कि पुराने दिनों में इन जैसों का शिकार करने वाला वो खुद था। आखिर में शिम कहता है कि वो उसे रोक तो नहीं सकता, इसलिए वो एक ऐसा गेट ढूंढेगा जिसमें एमसी सच में एंटर कर सके। जल्द ही उसे एमसी के लेवल का सिर्फ एक ही गेट मिलता है और एमसी पूछता है कि वो कौन सा है। शिम उसे फाइल दिखाता है। ये गेट 7 साल पहले सामने आया था और 142 लोग इसे क्लियर करने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। चूंकि इसमें सिर्फ लेवल 1 के प्लेयर्स ही जा सकते हैं, इसलिए सब इसे नौसिखियों का कब्रिस्तान कहते हैं। अपना हीरो कहता है कि इसके रूल्स तो बड़े सिंपल लग रहे हैं, जिस पर शिम बोलता है कि भाई का कॉन्फिडेंस तो साथ में आसमान पर है। तभी जूनहो की स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है। शिम बताता है कि उसकी पेमेंट आ गई है। वो आगे जोड़ता है कि इसका मतलब ये है कि अब मेन कैरेक्टर एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और 1 साल तक उनके अंडर सेवा करेगा। एमसी तुरंत भड़क जाता है कि अंडर सेवा से तुम्हारा क्या बकवास मतलब है। वो कहता है कि वो उसे दिखाएगा कि असली नौकर कौन है और शिम जल्दी से उसे शांत होने के लिए कहता है। फिर वो रहने की जगह के बारे में पूछता है। अगर एसोसिएशन के पास प्लेयर्स के लिए फ्लैट्स हैं तो क्या वो वहीं रुक रहा है। शिम कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, पास में रहने से वो ज्यादा सेफ रहेगा। अपना हीरो रॉब झाड़ते हुए कहता है कि उसे एक बढ़िया सा रूम दिया जाए और शिम भी मान जाता है कि उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो शिम डुकाल शायद उसे एक पूरा फ्लोर ही दे दे। अपना हीरो कहता है कि वैसे भी ऑर्डर तो वही चलाने वाला है और दोनों हंसने लगते हैं। अभी एमसी का ध्यान किसी और चीज पर जाता है। शिम बताता है कि ये उसका आर्मर है। एमसी पूछता है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं उठा लाया, पर शिम कहता है कि इसे बस खोल कर देखो। और जैसे ही वो पैकेट खोलता है वो एक कोट बाहर निकालता है और सोचता है कि ये काफी हल्का है पर यह है बड़ा मजबूत। भाई का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठता है। ये सच में बहुत कमाल का है और वो पूछता है कि शिम को ये कहाँ से मिला। शिम बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे क्वान क्वान नाया ने बनाया है। जूनहो ये नाम सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो बुढ़ा अभी तक जिंदा है। शिम बताता है कि वो इस साल 98 साल के हो चुके हैं, अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, पर खुद भी हथौड़ा थामे मास्टरपीस बना रहे हैं। उन्होंने भट्टी अपने पोते को सौंप दी है पर खुद भी वहीं काम करते हैं। हैरान होकर हीरो कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे खुद जाकर उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन शिम जूनहो को तुरंत मना कर देता है। अपना हीरो पूछता है कि क्यों, तो शिम समझाता है कि हमें उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत संभल कर रहना होगा। एमसी पूछता है कि क्या उसे शक है, क्या उसे क्वान क्वान नाया पर शक है, पर शिम कहता है कि उसे बुढ़े की चिंता नहीं है। तभी भाई का दिमाग चलता है। उस भट्टी पर दुश्मनों की नजर है और शिम इस बात को कंफर्म करता है। डीमंस को अच्छे से पता है कि क्वान क्वान नाया का स्पेक्टर से क्या कनेक्शन था। अगर जूनहो इस वक्त वहां गया तो ये खुद का भंडाफोड़ करने जैसा होगा। अपना हीरो इस बात को बड़े शांत तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर उसके जैसा एक नया नौसिखिया प्लेयर अचानक देश छोड़कर क्वान क्वान नाया से मिलने जाएगा तो लोग तुरंत ताड़ जाएंगे। शिम उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही कह चुका है कि वो उसे पूरा सपोर्ट करेगा, इसलिए एमसी को बात समझनी चाहिए। वो कहता है कि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, उसे बस अभी और स्ट्रांग होना है और उनसे बाद में मिलना है। वो शिम से गुजारिश करता है कि इसके बाद वो पूछता है कि उसे कौन सा हथियार यूज करना चाहिए, जिस पर शिम कहता है कि वेयरहाउस में कुछ बढ़िया माल पड़ा होगा, वो जो चाहे उठा सकता है। जूनहो कहता है कि अब आई ना लाइन पर, अब तुम मेरी भाषा बोल रहे हो। शिम पूछता है कि उसका निकलने का क्या प्लान है, तो अपना हीरो कहता है कि वो तो तुरंत ही निकलने की सोच रहा था, पर उसे पहले अपनी वाइटैलिटी बढ़ानी होगी। सिर्फ उस एग्जाम ने ही उसकी पूरी एनर्जी चूस ली थी। अगर उसकी वाइटैलिटी इतनी कम रही तो वो डीमंस तो दूर मॉन्स्टर्स तक को नहीं झेल पाएगा, इसलिए उसे पहले खुद को रेडी करना होगा। शिम डुकाल पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या 1 महीना लग जाएगा। वो खुद ही कहता है कि भाई 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, 10 दिन काफी होने चाहिए। इसके बाद अपना हीरो सीधे नेमयोंग प्रोविंस के सोंगमा माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचता है आखिरकार अंदर जाने के लिए कमर कस लेता है। ये डॉन ऑफ कर्स नाम का गेट है और इसे क्लियर करने की इकलौती शर्त है सूरज उगने तक जिंदा रहना। जब एमसी अंदर कदम रखता है तो सूरज डूब रहा होता है, इसलिए शुरुआत में उसे ये जगह काफी कंफर्टेबल लगती है। वो चैन की सांस ले ही रहा होता है कि तभी उसे सामने कब्रिस्तान दिखाई देता है। अब इस जगह को देखकर कंफर्टेबल कहना तो दूर दूर तक मजाक लगेगा। उसे लगता है कि शायद उसका दिमाग थोड़ा सटक रहा है। खैर, गेट की इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद उसे दिखता है कि ये गेट उतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए और गोल बिल्कुल सीधा है, बस सुबह होने तक टिके रहो। देखा जाए तो वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो ग्रुप सुबह के वक्त अंदर घुसे थे वो सबसे ज्यादा टाइम तक टिक पाए थे। इस गेट के अंदर टाइम का चक्र अलग तरीके से काम करता है और जो लोग लेट से अंदर गए उन्हें सिचुएशन में ढलने का मौका ही नहीं मिला। वो सीधे मॉन्स्टर्स के हत्थे चढ़ गए और उन्हें रिएक्ट करने का चांस तक नहीं मिला। वैसे भी वो सिर्फ लेवल 1 के प्लेयर्स थे तो बेचारों के हाथ में ज्यादा कुछ था भी नहीं, पर अपना जूनहो तो न जाने कैसे कैसे नरकों से बचकर जिंदा निकला है, इसलिए वो हर मुसीबत का स्वागत करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे वक्त बीता है और रात का अंधेरा गहराता है उसे एक अजीब और बेचैन करने वाली फीलिंग आती है, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई उसे ताड़ रहा है, शायद अनडेड। वो बुदबुदाता है कि अब तगड़ा रायता फैलने वाला है और भाई जैसे ही वो खड़ा होता है जमीन फाड़कर अनडेड बाहर निकलने लगते हैं। एक आकर सीधे उसका पैर पकड़ लेता है, जिस पर भाई बस इतना कहता है, मुझे पता था यही होगा। वो उसके सिर पर जोरदार प्रहार करता है पर वो मरता ही नहीं। वो उससे चिढ़कर कहता है, चुपचाप नीचे पड़े रहो और जाकर सो जाओ। पर अब उसके चारों तरफ लाशों की भीड़ जमा हो चुकी है और तभी रात पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेती है। इस घने अंधेरे में उसकी ए रैंक हंटर विजन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसके सारे सेंसेस बिल्कुल तेज हो जाते हैं। लेकिन इस बेहतरीन विजन ने उसकी सिचुएशन को और डरावना बना दिया, क्योंकि अब वो साफ साफ देख पा रहा था कि चारों तरफ कितनी अनगिनत लाशें उसे घेरे खड़ी है। सबसे बड़ा पंगा ये है कि इन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं होता, इसलिए इनके लिए जानलेवा वार भी बस एक मजाक है। उन्हें डैमेज की कोई परवाह नहीं है, उनका एकमात्र मकसद बस हमला करना है। यही चीज उन्हें सबसे घटिया किस्म का दुश्मन बनाती है और नए नवेले बिगिनर्स को डराने के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, खासकर उनके लिए जिनके पास हीलिंग स्किल्स नहीं है। अब भाई को अच्छे से समझ आता है कि इस जगह को नौसिखियों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। तभी जमीन से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स रेंगते हुए बाहर आते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, पर अपना हीरो उन्हें लात मारकर दूर फेंकता है और बड़े शांत दिमाग से हैंडल करता है। आखिर वो लेवल के मामले में भले ही रुकी हो, पर इतना भी कमजोर नहीं है कि इस कचरे से हार जाए।
लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भाई ये तो हद से ज्यादा है। काफी देर तक लोहा लेने के बाद वो बुरी तरह थक जाता है और सोचता है कि क्या आखिरकार ये ड्रामा खत्म हुआ। वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है और आराम करने के लिए एक कब्र के पत्थर से टेक लगा लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई पूछता है कि वहां कौन है, और उस आवाज को सुनते ही भाई बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। आवाज जवाब देती है, मैं बिल्कुल यही हूँ। वो भागकर वहां जाता है और उसे एक ताबूत दिखाई देता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि बोलने वाला उस ताबूत के नीचे दबा हुआ है। वो आवाज इस बात को कंफर्म करती है तो हीरो पूछता है कि वो अंदर कैसे फंसा। जवाब मिलता है, मैंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और उनके साथ अंदर आ गया, बाकी सब मारे गए, बस मैं ही जिंदा बचा हूं। इसके बाद वो रोते हुए एमसी से मिन्नतें करने लगता है कि उसे बाहर निकाल ले। अपना लड़का कहता है कि ठीक है समझ गया, पर पहले जरा पूरी ताकत से चिल्लाओ तो। वो चीज पूछती है कि क्यों, तो हीरो बहाना मारता है कि उसे उसकी सही लोकेशन का अंदाजा लगाना है। वो चीज जैसे ही चिल्लाती है भाई तुरंत ताड़ जाता है कि उसका सिर किस तरफ है। वो बिना एक सेकंड गवाए अपनी गोल्डन बुलेट से उस पर दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे पहले ही शक था कि 100 से ज्यादा लोगों को मारने वाले इस पोर्टल का लेवल इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी उसका दिमाग पूरी तरह चमकता है। ये ताबूत वाली चीज ही असली विलन है जो सबको अपना शिकार बनाती है। इसी ने इस जगह को नौसिखियों का कब्रिस्तान बनाया है। हीरो उस पाखंडी को बाहर आने के लिए ललकारता है और वो चीज रेंगते हुए अपने असली खौफनाक रूप में बाहर आ जाती है। वो हैरानी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला। तभी अपना जॉन हो सीधे उसकी तरफ चार्ज करता है। भाई एक इनकम्प्लीट पोर्टल में इतने सालों तक किसी इंसान का जिंदा बचना बिल्कुल इंपॉसिबल है। एक बार जब लड़ाई शुरू होती है तो गेट बंद हो जाता है, भले ही अंदर सिर्फ एक प्लेयर बचा हो, और उससे पहले यहाँ आने वाले बाकी प्लेयर्स भी यकीनन ये बात अच्छे से जानते थे। लेकिन पैनिक में आकर लोग बेवकूफों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि अकेले उन ज़ॉम्बीज को हराना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। वो सब उस पाखंडी मॉन्स्टर के झांसे में आकर मारे गए थे। इसी के साथ वहां के सारे दुश्मन मॉन्स्टर्स ढेर हो जाते हैं। वो डॉन ऑफ कर्स गेट को क्लियर कर लेता है और उसे सीधे 4 लेवल्स का फायदा होता है। वैसे तो उसके स्टैट्स हर 5 लेवल पार करने पर ही बढ़ते हैं, इसलिए ये बूस्ट बहुत बड़ा नहीं है, पर भाई सोचता है कि चलो जो मिल रहा है रख लो। तभी वो सोचता है कि क्या बस इतना ही रिवॉर्ड था, और तभी उसे एक सी रैंक स्किल मिलती है, कन्फेशन ऑफ द डेड, मुर्दों का कबूलनामा। वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि अब आगे कोई इनाम नहीं मिलने वाला। फिर भी वो खुश है कि किसी फालतू रैंडम आइटम के बजाय उसे एक नई स्किल मिल गई। ये स्किल उसे मरे हुए लोगों की यादें देखने की पावर देती है। जब उसे समझ आता है कि ये एक तरह से मेमोरी रीडिंग है तो वो सोचता है कि अगर ये सिर्फ लाशों पर काम करती है तो शायद उतनी भी काम की न हो। पर फिर वो सोचता है कि शायद ये स्किल उसे उस पाखंडी को ठिकाने लगाने के बदले मिली है। इसकी कंडीशंस भले ही काफी अजीब और स्पेसिफिक हैं, पर ये आगे चलकर काफी काम आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी स्किल है जो उसने स्पेक्टर के टैग से नहीं बल्कि खुद एक प्लेयर बनकर कमाई है। ये बात उसे आने वाले वक्त के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। बाद में जब जूनहो वापस लौटता है तो डॉक्टर गो काफी चिढ़े हुए दिखते हैं क्योंकि जब से ये लड़का वापस आया है इसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर को एक दिन का भी सुकून नसीब नहीं हुआ है। हीरो छुट्टी लेते हुए कहता है कि वैसे आप दिख तो काफी खुश रहे हो। डॉक्टर गो मानते हैं कि उन गिल्ड वाले बेवकूफों को फ्रस्ट्रेट होते देखना बड़ा मजेदार है। अपना मेन कैरेक्टर पॉइंट आउट करता है कि गिल्ड्स तो आमतौर पर इनकम्प्लीट गेट्स को भाव भी नहीं देते, तो फिर ये रिपोर्टर्स इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं। इस बात का जवाब देने के बजाय डॉक्टर गो उल्टा उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी दुनिया के सामने अपनी असली पहचान नहीं लाएगा। जूनहो साफ मना कर देता है, ना अभी बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गो उसे वार्न करते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसने एक इनकम्प्लीट गेट क्लियर किया है तो हर कोई उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पड़ जाएगा। इस पर एमसी उनसे एक टेढ़ा सवाल पूछता है, लोग लग्जरी चीजें क्यों खरीदते हैं जबकि वो भी उसी फैक्ट्री में बनती हैं जहां बाकी सब सामान बनता है, क्या इसलिए कि वो महंगी होती हैं। डॉक्टर गो कहते हैं हाँ, क्योंकि वो स्पेशल होती हैं और हर किसी के बस की बात नहीं होती उन्हें पाना। तो डॉक्टर गो पूछते हैं कि क्या उसका प्लान खुद एक लग्जरी आइटम बनने का है। अपना हीरो कहता है, सिर्फ उतना ही नहीं, मैं एक ऐसा लेजेंडरी लिमिटेड एडिशन बनना चाहता हूं जिसे हर कोई पाना तो चाहता है पर किसी को नहीं पता कि वो मिलेगा कहां। डॉक्टर गो ताड़ जाते हैं कि भाई का इरादा सबको तड़पाने और मजे लेने का है, और हीरो कहता है बिल्कुल सही पकड़े हैं। डॉक्टर गो मन ही मन सोचते हैं कि इस लड़के की पर्सनालिटी सच में थोड़ी सड़ी हुई है। इसके बावजूद जूनहो कहता है कि वो चीजों को ज्यादा दिनों तक ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। शातिर लोग जल्द ही पूरा मामला समझ जाएंगे और सवाल उठाने लगेंगे कि क्या ये बंदा दूसरे इनकम्प्लीट गेट्स पर भी दिखाई देगा। रिपोर्टर्स भी उसका इंतजार करते हुए वहां गेरा डालना शुरू कर देंगे। उसे खुद अपनी तारीफ के पुल बांधने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। डॉक्टर गो तंज कसते हैं कि तुम कब से अपनी तारीफ करने से कतराने लगे। इस पर जूनहो थोड़ा चिढ़ जाता है, पर डॉक्टर बात को वहीं रफा दफा करते हुए उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। कुछ समय बाद अपना एमसी ताबड़तोड़ हैंडस्टैंड पुशअप्स मार रहा होता है। जैसे ही वो 73 पर पहुंचता है वो गिरने ही वाला होता है, पर किसी तरह येलो गेट चैलेंज को पूरा कर लेता है। पीठ के बल जमीन पर ढेर होने से ठीक पहले उसका स्ट्रेंथ स्टार्ट 1 पॉइंट से बढ़ जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार उसने कर दिखाया। वो फर्श पर वैसे ही पसरा रहता है, फिर पानी की बोतल उठाकर गटागट पीता है और कहता है अब जाकर शरीर में वापस जाना ही है। इसके बाद वो अपनी वॉच चेक करता है और उन डंजन्स की एक लंबी लिस्ट खंगालता है जिन्हें वो क्लियर कर सकता है। तभी एक नाम उसकी आंखों के सामने आता है, गार्डन ऑफ लायल, जो पूरे कोरिया का सबसे पुराना इनकम्प्लीट गेट है जिसे 9 साल पहले खोजा गया था। अगर कोई गेट इतने लंबे समय तक खुला रह जाए तो मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओपन गेट कहा जाता है और सरकार और एसोसिएशन ने इसे बंद करने वाले के लिए तगड़े रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट कर रखी थी। देश भर के लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई, 124 कोशिशें हुई और पूरे 124 फेलियर्स। आखिरकार उनके पास दूसरे देश से मदद बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने इंडिया के सुपरस्टार रुकी तुषार विशी को हायर करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। वो धनुष बाण चलाने में एक नंबर का जीनियस था और उसके पास ऐसा टैलेंट था जो गिलबर्ट के लेवल तक पहुंच सकता था या शायद उससे भी आगे निकल जाता, लेकिन वो भी फेल रहा और उम्मीदें उसके साथ ही दफन हो गईं। एक 22 साल का लड़का जिसका फ्यूचर बेहद ब्राइट था, उसने वहां अपनी जान गंवा दी। जूनहो सोचता है कि ये सच में बड़े अफसोस की बात है। यही वजह है कि वो इस बार और भी ज्यादा सावधानी से तैयारी करता है। उसकी ट्रेनिंग ने अभी अभी उसका स्ट्रेंथ स्टैंड बढ़ाया है और अब मैजिक को छोड़कर उसका हर स्टैट 30 के पार है। उसके मौजूदा लेवल के हिसाब से ये
मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। फिर भी अगर तुषार जैसा धुरंधर भी इस गेट को क्लियर नहीं कर पाया तो इस बात के पूरे चांस हैं कि अंदर कोई छिपा हुआ खतरा उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए वो हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करता है। यहाँ तक कि वो अपने मैजिक का एक छोटा सा हिस्सा भी बाहर निकालता है। चूंकि अब वो फ्रीजिंग पावर यूज कर सकता है इसलिए वो इसका आदी हो रहा है और सोचता है कि एक असली फाइट में ये कितनी दमदार साबित होगी। इसके बाद वो सीधे गार्डन ऑफ लाइल के लिए निकलता है और आखिरकार वहां पहुंच जाता है। गेट को बंद करने के लिए उसे हर एक मॉन्स्टर का नामो निशान मिटाना होगा। वो नहीं जानता कि अंदर कितने लायल सामने आएंगे, पर अगर 4-4 लोगों की टीमें भी वहां फेल हुई हैं तो पक्का कोई ना कोई हिडन ट्रैप है जिसने उनकी जान ली। वो पूरे एरिया को स्कैन करता है और उसे नीचे एक चक्रव्यूह दिखाई देता है। फिलहाल के लिए वो अपना फैसला कर लेता है ताकि वो संदिग्ध जगह से दूर रहा जा सके। ये लाई ऑफ सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं, इसलिए वो चुपचाप इंतजार करता है और देखते ही देखते रात का अंधेरा छा जाता है। तभी वो जमीन फाड़कर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। एक मॉन्स्टर बिल्कुल उसके बगल में जोरदार आवाज करता है जिससे भाई की एकाएक सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चलो कम से कम अब उसे ये तो पता चल गया कि ये प्रकट होने से पहले बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं। रात होते ही उसके सेंसेस एक बार फिर चीते की तरह तेज हो जाते हैं। फिलहाल उसे सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं भाई सोचता है वाह क्या बढ़िया वेलकम है। जून हो सीधे अंदर चार्ज करता है, अपनी हेलबर्ट यानी फरसा जमीन में गाड़ता है, उनके हमले के ऊपर से कलाबाजी खाता है और वार करने के लिए रेडी हो जाता है। हवा से जमीन पर लैंड करते ही वो बर्फ से एक चमकदार भाला तैयार करता है और सीधे उनकी तरफ दे मारता है, जिससे पहला और उसके ठीक बगल वाला मॉन्स्टर एक ही झटके में ढेर हो जाते हैं। तब भाई को एहसास होता है कि आइस स्पीयर तो सच में बड़े काम की चीज है। फ्रॉस्ट क्वीन की ये पावर अपने पास होना वाकई फायदे का सौदा है। पर तभी एक और हमला होता है और उसे मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज अपनी तरफ भागती हुई दिखती है। तो बॉस वो 2 तो बस झांकी थे, असली पिक्चर अभी बाकी थी। वो बिना डरे वापस लड़ाई में कूद पड़ता है और गाजर मूली की तरह उन्हें काटते हुए एक के बाद एक मॉन्स्टर्स के परखच्चे उड़ा देता है। वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है और आखिरी बचा हुआ मॉन्स्टर कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगता है। तभी जून हो साई की तरह ठीक उसके पीछे प्रकट होता है और गेम ओवर करने के लिए अपना फाइनल ब्लो तैयार रखता है। पर जैसे ही वो आखिरी मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है भाई ताड़ जाता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। और सीन तब और बिगड़ जाता है जब वहां पहले से भी 2 गुना मॉन्स्टर्स दोबारा उठ खड़े होते हैं। तब जाकर भाई का दिमाग खनकता है, ये साले मरते ही डबल हो जाते हैं। थोड़ी देर उनसे और लोहा लेने के बाद वो सीधे उल्टे पैर दौड़ लगा देता है और सोचता है कि भाई ये गिनती में है कितने। ये पूरा तमाशा अब मजाक बनता जा रहा है। वो मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर अपनी लताओं के कोड़े बरसाने लगते हैं। उसे अपनी पूरी जान लगाकर खुद को डिफेंड करना पड़ता है और वो फ्रॉस्ट क्वीन की पावर का जितना हो सके उतना तगड़ा इस्तेमाल करता है। अब उसके पास एक आइस स्पीयर भी है और एक ऐसी बर्फ की शील्ड जो उन लताओं को आसानी से ब्लॉक कर रही है। उसी मजबूत ढाल के पीछे छिपकर अपना हीरो अब अपनी शैडो पावर से उन पर पलटवार करने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो उन काने मॉन्स्टर्स को बिल्कुल चीरते हुए एक क्लीन फ्रंटल कट मारता है। जब वो आखिरकार ढेर होते हैं तब भाई को एहसास होता है कि उसकी पूरी तरह से वाट लग चुकी है और वो सोचने लगता है कि न जाने कितने घंटे बीत चुके हैं। गेट बंद करना थका देने वाला काम है पर इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। भले ही उसके पास एक ओवरपावर्ड स्किल है, पर अगर इस गेट में बस इतना ही ड्रामा था तो 4 लोगों की टीम इसे निपटाने के लिए काफी होनी चाहिए थी। और पिछले 9 सालों में जिन प्लेयर्स ने इसे क्लियर करने का ट्राई किया उनमें से कई तो कमाल के पोटेंशियल वाले थे। तुषार भी उन्हीं में से एक था। और जितना अपना हीरो जानता है तुषार अकेला ही इनमें से कम आधे मॉन्स्टर्स को चटनी बना सकता था। एक फुल टीम के साथ तो उन्हें इस पोर्टल का कचरा कर देना चाहिए था। मॉन्स्टर्स की फौज जब तक उस पर दोबारा टूटती है वो बस यही सोचे जा रहा है कि आखिर तुषार फेल कैसे हुआ। वो उन्हें गाजर मूली की तरह काटना जारी रखता है जब तक कि वो आखिरकार पूरे गार्डन ऑफ लायल को साफ नहीं कर देता। पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है उसके दिमाग में एक ही रट चलने लगती है, मैं फेल क्यों हुआ, मैं फेल क्यों हुआ, मैं फेल क्यों हुआ। जब आखिरकार सूरज उगता है तो भाई चैन की सांस लेकर कहता है कि एक पल के लिए तो उसे सच में लगा था कि आज राम नाम सत्य हो जाएगा। खैर जब तक जान है तब तक जहान है। वो इस जीत को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। तभी वो आसपास देखता है और कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ पहुंचा कैसे और ये जगह आखिर है कौन सी। वो चक्रव्यूह उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और भाई डिसाइड करता है कि चलो जरा अंदर चलकर मुआयना किया जाए। पर तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है। पूरी हवा में लाशों की भयंकर बदबू फैली हुई है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सारे ग्रुप्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और तभी उसे समझ आता है कि इन बेचारों के लिए ये भूल भुलैया सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी थी। अगर वो उसके कोर को ब्लॉक नहीं कर पाए तो ये जगह उनके लिए बस एक डेड एंड बनकर रह गई। थोड़ी देर भटकने के बाद भाई आखिरकार उस भूल भुलैया के आखिरी छोर पर पहुंचता है। वहां उसे तुषार ऋषि की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो उसके बगल में रखे धनुष को तुरंत पहचान जाता है। उसे उसका नाम भी याद आता है। उसे सम्मान देने के बाद वो उस धनुष को अपने हाथ में उठा लेता है। इसके तीर तूफान में चलने वाली हवा की तरह बिल्कुल अजीब और बदलते रास्तों से होकर उड़ते हैं और इसी वजह से इसे ये नाम मिला था। उसे याद आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह धनुष पूरे भरोसे के साथ तुषार को सौंपा था। तभी उसका ध्यान एक और चीज पर जाता है। वहां एक नोटबुक पड़ी है और वो ये देखने के लिए उसे खोलता है कि ये किसकी है। डायरी की शुरुआत 7 अप्रैल 2044 को दोपहर 12:40 से होती है। तुषार ने लिखा था कि उसे कोरिया के इस लाइलफ यानी लिलिथ पोर्टल को क्लियर करने के लिए भेजा गया है और चुने जाने पर उसे खुद पर बहुत गर्व है। वो लिखता है कि वो इसके लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। हालांकि उसके पिता ने उसे दोबारा सोचने की वार्निंग दी थी, क्योंकि इतने सालों के बाद भी ये पोर्टल बंद नहीं हो पाया था, इसलिए इस बात के पूरे चांस थे कि वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। इसके बावजूद तुषार का कहना था कि कोरियाई लोग मदद मांगने के लिए इतनी दूर आए थे तो वो भला कैसे मना कर देता। उसके लिए ये बात ऋषि की सीख के बिल्कुल खिलाफ होती।
वो आगे लिखता है कि वो अब लेवल 10 पर पहुंच चुका है और इस गार्डन में एंटर करने का ये उसका आखिरी मौका है। आगे डायरी में लिखा था कि वो एक लड़की से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ रही है। वो कहती है बिल्कुल आ रही हूँ। उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो उसके पीछे कहीं भी जाने को तैयार है। अगर वो अकेले जाने की कोशिश भी करता तो भी वो कोई ना कोई रास्ता निकालकर उसके साथ पहुंच ही जाती। वो तो बस इस बात से खुश है कि तुषार ने खुद उसे साथ चलने के लिए कहा। इसके ऊपर से वो लड़की कहती है कि उसे उसकी हिफाजत भी करनी है। ये बात सुनकर तुषार थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि उसे खुशी है कि जाया उसके साथ आ रही है। उस जैसा भरोसा वो किसी और पर नहीं कर सकता। वो उसके पीछे ढाल बनकर खड़ी रहना चाहती है और ये बात वो पहले से जानता है। जाया जवाब देती है, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। वो उसकी पार्टनर है और सच कहें तो उन दोनों का रिश्ता सिर्फ पार्टनर से कहीं बढ़कर था। दोनों मिलकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस पोर्टल को बंद करके ही दम लेंगे। कहीं और तुषार विशी अपने एक टीम मेंबर को उसकी बेटी से बात करते हुए देखता है, जो वादा कर रहा था कि वो पक्का वापस आएगा। तुषार उसे इस तरह अचानक बुलाने के लिए माफी मांगता है तो वो आदमी कहता है कि घर से इतनी दूर और अपनी बेटी को पीछे छोड़कर ये उसका पहला ट्रिप है, पर उसकी नानी वहां देखभाल के लिए मौजूद है और जब खुद तुषार ने मदद मांगी थी तो वो मना कैसे कर सकता था। तुषार विशी उसका शुक्रिया अदा करता है तो वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अगर वो तुषार जैसे उभरते हुए सितारे के साथ जा रहा है तो उसे भी अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लोग नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसकी मंगेतर, फियांसे और एक और टीम मेंबर के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोरिया पहुंचने के बाद वो थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं और तुषार कहता है कि उसे इस मिशन को लेकर काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। फिर आखिरकार 24 अप्रैल 2044 को सुबह 11:37 पर वो चारों गार्डन ऑफ लाइला के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से किसी ने भी आज तक ऐसा जादुई पोर्टल नहीं देखा था, पर वो तुरंत ख्यालों से बाहर आते हैं क्योंकि बॉस ये एक डंजन है और वो यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, इसलिए वो अपनी सतर्कता रत्ती भर भी कम नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए वो बस शांत रहकर पूरे एरिया का मुआयना करने का फैसला करते हैं।